जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और गुरुकुल स्टडी अड्डा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक एकांकी जिसका शीर्षक है नए मेहमान और जिसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट, आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। आज हम लोग इसका रसास्वादन करेंगे। आशा करता हूं कि यह एकांकी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। तो दोस्तों, नए मेहमान एकांकी के प्रमुख पात्र को देख लीजिए। विश्वनाथ हैं जो कि गृहपति हैं। नन्हेमल और बाबूलाल यह अतिथि हैं। प्रमोद और किरण ये विश्वनाथ के बच्चे हैं। आगंतुक रेवती का भाई है और रेवती विश्वनाथ की पत्नी। तो यह था पात्र परिचय। स्थान भारत का कोई बड़ा नगर। समय गर्मी की रात के 8 बजे। गर्मी की ऋतु रात के 8 बजे का समय। कमरे के पूर्व की ओर 2 दरवाजे। दक्षिण का द्वार बाहर आने जाने के लिए, पश्चिम का द्वार भीतर खुलता है। उत्तर की ओर एक मेज है जिस पर कुछ किताबें और अखबार रखे हैं। पास में ही 2 कुर्सियां रखी हैं। पश्चिम द्वार के पास एक पलंग बिछा है। मेज पर रखा हुआ पुराना पंखा चल रहा है जिससे बहुत कम हवा आ रही है। कमरा बेहद गर्म है। मकान एक साधारण गृहस्थ का है। पलंग के पास 4-5 साल का एक बच्चा सो रहा है। पंखे की हवा केवल उस बच्चे को लग रही है। फिर भी वह पसीने से तर है, इसलिए वह कभी कभी बेचैन हो उठता है, फिर सो जाता है। कुर्ता धोती पहने एक व्यक्ति प्रवेश करता है। पसीने से उसके कपड़े तर हैं। कुर्ता उतारकर वह खूंटी पर टांग देता है और हाथ के पंखे से बच्चे को हवा करता है। उसका नाम विश्वनाथ है। उम्र 45 वर्ष। गठा हुआ शरीर, गेहुआ रंग, मुंह पर गंभीरता तथा सुसंस्कृत के चिन्ह। विश्वनाथ: ओफ, बड़ी गर्मी है। पंखा जोर जोर से करने लगता है। इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्ठी। पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है। रेवती आंचल से मुंह का पसीना पोंछती हुई। पत्ता तक नहीं हिल रहा है, जैसे सांस बंद हो जाएगी। सिर फटा जा रहा है। सिर दबाती है। विश्वनाथ: पानी पीते पीते पेट फूला जा रहा है और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती। अभी 4 गिलास पानी पीकर आया हूँ, फिर भी होठ सूख रहे हैं। 1 गिलास पानी और पिला दो। ठंडा तो क्या होगा। रेवती: गर्म है। आंगन में घड़े में भी तो पानी ठंडा नहीं होता। हवा लगे तब तो ठंडा हो। जाने कब तक इस जेलखाने में सड़ना होगा। विश्वनाथ: मकान मिलता ही नहीं। आज 2 साल से दिन रात एक करके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, पानी तो ले आओ, जरा गला ही तर कर लूँ। रेवती: बर्फ़ ले आते, पर मरी बर्फ़ भी कोई कहाँ तक पिए। विश्वनाथ: बर्फ़ का पानी पीने से क्या फ़ायदा। प्यास जैसी की तैसी, बल्कि दुगनी लगती है। ओ, पंखा ले लो। बच्चे क्या ऊपर हैं। रेवती: रहने दो, तुम ही करो। छत इतनी छोटी है कि पूरी खाट भी तो नहीं आती। एक खाट पर 2-2, 3-3 बच्चे सोते हैं, तब भी पूरा नहीं पड़ता। विश्वनाथ: एक ये पड़ोसी है निर्दयी, जो खाली छत पड़ी रहने पर भी बच्चों के लिए एक खाट नहीं बिछाने देते। रेवती: वे तो हमको मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। उस दिन मैंने कहा तो लाला की औरत बोली, क्या छत तुम्हारे लिए है। नगद 50 देते हैं, तब 4 खाटों की जगह मिली है। न बाबा, यह नहीं हो सकेगा। मैं खाट नहीं बिछाने दूंगी। सब हवा रुक जाएगी और किसी को सोता देखकर नींद नहीं आती। विश्वनाथ: पर बच्चे के सोने में क्या हर्ज है। जरा आराम से सो सकेंगे। कहो तो मैं कहूँ। रेवती: क्या फ़ायदा। अगर लाला मान भी ले तो वह दुष्टा नहीं मानेगी। वैसे भी
मैं उसकी छत पर बच्चों को अकेला सोना पसंद नहीं करूँगी। बड़ी डायन औरत है, उसके तो बाल बच्चे हैं नहीं, कुछ कर दे तब। विश्वनाथ, फिर जाने दो, मैं नीचे आंगन में सो जाया करूँगा, कमरे में भला क्या सोया जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ यदि कोई अतिथि आ जाए तो क्या होगा। रेवती, ईश्वर करें इन दिनों कोई मेहमान न आए, मैं तो वैसे ही गर्मी के मारे मर रही हूँ। पिछले 15 दिन से दर्द के मारे सिर फट रहा है, मैं ही जानती हूँ कैसे रोटी बनाती हूँ। विश्वनाथ, सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो, यहाँ की गर्मी से ईश्वर बचाए, इसलिए यहाँ गर्मियों में सभी संपन्न लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। रेवती, चले जाते होंगे, गरीबों की तो मौत है। रेवती जाती है, बच्चा गर्मी से घबरा उठता है। विश्वनाथ जोर जोर से पंखा करता है। विश्वनाथ, इन सुकुमार बालकों का क्या अपराध है, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, तमाम शरीर मारे गर्मी के उबल रहा है। रेवती पानी का गिलास लेकर आती है। रेवती, बड़े का तो अभी बुरा हाल है, अब भी कभी कभी देह गर्म हो जाती है। विश्वनाथ पानी पीकर, उसने क्या कम बीमारी भोगी है, पूरे 3 महीने तो पड़ा रहा है। वह तो कहो मैंने उसे शिमला भेज दिया, नहीं तो न जाने। रेवती, भगवान ने रक्षा की, देखा नहीं सामने वालों की लड़की को फिर से टाइफाइड हो गया और वह चल बसी। तुम कुछ दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, मुझे डर है कहीं कोई बीमार न पड़ जाए। विश्वनाथ, छुट्टी कोई दे तब न, छुट्टी ले भी लूँ तो खर्च चाहिए। खैर तुम आज जाकर ऊपर सो जाओ, मैं आंगन में खाट डालकर पड़ा रहूँगा, बच्चे को ले जाओ, वह गर्मी में भून रहा है। रेवती, यह नहीं हो सकता, मैं नीचे सो जाऊंगी, तुम ऊपर छत पर जाकर सो जाओ, और ऊपर भी क्या हवा है, चारों तरफ दीवारें तप रही हैं, तुम ही जाओ ऊपर। विश्वनाथ, यही तो तुम्हारी बुरी आदत है, किसी का कहना न मानोगी, बस अपने ही हाँके जाओगी। 15 दिन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं कहता हूँ खुली हवा में सो जाओगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। रेवती, तुम तो व्यर्थ की जिद करते हो, भला यहाँ आंगन में तुम्हें नींद आएगी। बंद मकान, हवा का नाम नहीं, रात भर नींद न आएगी, सवेरे काम पर जाना है, जाओ, मेरा क्या है, पड़ी रहूंगी। विश्वनाथ, नहीं, यह नहीं हो सकता, आज तो तुम्हें ऊपर सोना पड़ेगा, वैसे भी मुझे कुछ काम करना है। रेवती, ऐसी गर्मी में क्या काम करोगे, तुम्हें भी न जाने क्या धुन सवार हो जाती है, जाओ सो जाओ, मैं आंगन में खाट पर इसे लेकर जैसे तैसे रात काट लूँगी, जाओ। विश्वनाथ, अच्छा तुम जानो, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, मैं ही ऊपर जाता हूँ। बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाया, बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। रेवती, कौन होगा। विश्वनाथ, न जाने, देखता हूँ। रेवती, हे भगवान, कोई मुसीबत न आए। बच्चे को पंखा करती है, बच्चा गर्मी से उठ बैठता है और पानी मांगता है, वह बच्चे को पानी पिलाती है, पंखा करती है। इसी समय 2 व्यक्तियों के साथ विश्वनाथ प्रवेश करता है। रेवती बच्चे को लेकर आंगन में चली जाती है। आगंतुक एक साधारण बिस्तर तथा एक संदूक लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। विश्वनाथ भी पीछे पीछे आता है। कमीजों के ऊपर काली बंडी, सिर पर सफ़ेद पगड़ियाँ। बड़े की अवस्था 35 और छोटे की 24 है। रंग सांवला, बड़े की मूछे मुंह को घेरे हुए, माथे पर सलवट, छोटे की अधकटी मूछें, लंबा मुख और बड़े बड़े दांत। दोनों मैली धोतियां पहने हैं। बड़े का नाम नन्हेमल और छोटे का बाबूलाल है। इस हबड़ धबड़ में दोनों बच्चे ऊपर से उतरकर आते हैं और दरवाजे के पास खड़े होकर आगंतुकों को देखते हैं। विश्वनाथ बड़े लड़के से, प्रमोद जरा कुर्सी इधर खिसका दो। दूसरे अतिथि से, आप इधर खाट पर आ जाइए, जरा पंखा तेज कर देना। किरण पंखा तेज करती है, किंतु पंखा वैसे ही चलता है। नन्हेमल,
पगड़ी के पल्ले से मुंह का पसीना पोंछकर उसी से हवा करता हुआ। बड़ी गर्मी है, क्या कहें पंडित जी, पैदल चले आ रहे हैं, कपड़े तो ऐसे हो गए कि निचोड़ लो। विश्वनाथ जी आप लोग? बाबूलाल, चाचा मेरे कपड़े निचोड़ कर देख लो, एक लोटे से कम पसीना नहीं निकलेगा। धोती ऐसी चर्रा रही है जैसे पुरानी हो, पिछले दिनों नगद 9 रुपये खर्च करके खरीदी थी। नन्हेमल, मोतीराम की दुकान से ली होगी, बड़ा मक्कार है। मैंने तो कुर्तों के लिए 6 गज मलमल मोल ली थी, 1.25 रुपया गज दी, जबकि नत्थामल के यहाँ 9.5 आने गज बिक रही थी। पंडित जी गला सूखा जा रहा है, स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला, मन करता है लेमन की 5-6 बोतलें पी जाऊं। बाबूलाल, मुझे कोई पिलाकर देखे, 10 से कम नहीं पीऊँगा। बच्चों की ओर देखकर, क्या नाम है तुम्हारा भाई? प्रमोद। प्रमोद। किरण। किरण। बाबूलाल, ठंडा ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं। विश्वनाथ, देखो प्रमोद, कहीं से बर्फ़ मिले तो ले आओ। आप लोग? नन्हेमल, अपना लोटा कहाँ रखा है? थैले में ही है न? बाबूलाल, बिस्तर में होगा चाचा, निकालूं क्या? और तो और बिस्तर भी पसीने से भीग गया। चाचा मैं तो पहले नहाऊंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। हाँ, नहीं तो मुझे नहीं मालूम था यहाँ इतनी गर्मी है। नन्हेमल, देखते जाओ। हाँ साहब। विश्वनाथ, क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से पधारे हैं? नन्हेमल, अरे आप नहीं जानते, वह लाल संपत राम है न, गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई हैं। क्या बताए साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू, यह तो मेरी बंटी संदूक में रख दो। विश्वनाथ, कौन संपत राम? बाबूलाल, अरे वही गोटे वाले, लाओ न चाचा। संदूक खोलकर बंडी रखते हुए, माल मसाला तो अंटी में है न? नन्हेमल, नहीं, जेब में है, बंटी की जेब में है। अब डर की क्या बात, घर ही तो है, जरा बीड़ी का बंडल तो मेरे जेब से निकाल। बाबूलाल, बीड़ी तो मेरे पास भी है, लो जरा भाई दिया सलाई ले आना। किरण अभी लाया, जाता है और लौटकर दिया सलाई देता है, दोनों बीड़ी पीते हैं। विश्वनाथ, मैं संपत राम को नहीं जानता। नन्हेमल, मैं संपत राम को जानने की क्यों, वह तो आपसे मिले हैं, आपको तो वह। बाबूलाल, हाँ, उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, आपकी तो वह बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी, क्या मकान इतना ही बड़ा है? नन्हेमल, देख नहीं रहे, इसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है। पंडित जी, इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। किरण विश्वनाथ से, माँ पूछती है खाना? नन्हेमल, क्यों बाबूलाल? पंडित जी, कष्ट तो होगा पर तुम जानो, खाना तो। बाबूलाल, बस एक साग और पूरी। नन्हेमल, वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ। बाबूलाल, अरे खाने की भली चलाई, पेट ही भरना है, शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़े ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। नन्हेमल, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो गया। बाबूलाल, नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी? प्रमोद बर्फ का पानी लाता है। नन्हेमल, हाँ भैया, ला तो जरा, 1.5 लोटा पानी पीऊँगा। बाबूलाल, उतनी ही मैं भी। दोनों गट गट पानी पीते हैं। किरण विश्वनाथ से धीरे से, फिर खाना? विश्वनाथ इशारे से, ठहर जा जरा। नन्हेमल पानी पीकर, आह, अब जान में जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। बाबूलाल, पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया, खुश रहो। नन्हेमल, कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल, शहर के हैं न? विश्वनाथ, क्षमा कीजिए, मैंने आपकी दोनों। अरे पंडित जी, आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के हैं। विश्वनाथ,
आप कहाँ से आए हैं? नन्हेमल, बिजनौर से। विश्वनाथ, आश्चर्य से, बिजनौर से? बिजनौर मैं गया हूँ, किंतु। नन्हेमल, मैं जरा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल, मैं भी स्नान करूँगा। विश्वनाथ, पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। बाबूलाल, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल आते हैं। रेवती का प्रवेश। रेवती, ये लोग कौन हैं? जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। विश्वनाथ, क्या पूछूं? 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। रेवती, मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर से बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। विश्वनाथ, क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख न दे सका, नौकर भी नहीं टिकता है। रेवती, पानी तो 3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है, इसलिए भाग जाता है। गर्मी क्या कम है? किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है जो गर्मी में भुने? यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते हैं। विश्वनाथ, क्या किया जाए? रेवती, फिर क्या खाना बनाना होगा, पर ये हैं कौन? विश्वनाथ, खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो, जब आए हैं तो ज़रूर खाना खाएंगे, थोड़ा सा बना लो। रेवती, तुनक कर, खाना तो खिलाना ही होगा, तुम भी खूब हो। भला इस तरह कैसे काम चलेगा? दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना, इसके लिए इस समय आखिर ये आए कहाँ से हैं? विश्वनाथ, कहते हैं बिजनौर से आए हैं। रेवती, आश्चर्य से, बिजनौर? क्या बिजनौर में तुम्हारी जान पहचान है? अपनी बिरादरी का तो कोई आदमी वहाँ रहता नहीं है। विश्वनाथ, बहुत दिन हुए, एक बार काम से बिजनौर गया था, पर तब से अब तो 20 साल हो गए। रेवती, सोच लो, शायद वहाँ कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा हो। विश्वनाथ, ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो और उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे थे, मैं जानता भी नहीं। रेवती, बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले आत्मा फिर परमात्मा। जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो फिर और क्या करूं? विश्वनाथ, क्या कहेंगे कि रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो न। रेवती, बाजार से क्या मुफ्त में आ जाएगा? 3-4 रुपए से कम में क्या उनका पेट भरेगा? पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। बाबूलाल का प्रवेश। रेवती का दूसरी ओर से जाना। बाबूलाल, तबीयत अब शांत हुई, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ। न जाने पंडित जी आप कैसे रहते हैं? पंखा करता है। विश्वनाथ, 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं और उनमें से 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं। ऊपर छत पर शोर मचता है। प्रमोद आकर, उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए, पानी फैल गया, इसलिए वह पड़ोस की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ कर देंगे, इन्हें मालूम नहीं था। विश्वनाथ, तुमने क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धो? प्रमोद, मैं पानी पीने चला गया था, वहाँ उषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया और पंखा करता रहा। विश्वनाथ, चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो कि सवेरे साफ करा देंगे। नेपथ्य में, अरे बाबू, मेरी धोती दे देना, मैं भी नहा लूँ। बाबूलाल, लाया चाचा, जाता है। पड़ोसी का तेजी से प्रवेश। पड़ोसी, देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए। विश्वनाथ, वाकई गलती हो गई, कल सवेरे साफ कर दूंगा। पड़ोसी, आपसे रोज ही गलती हो जाती है। विश्वनाथ, अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, होगा क्यों नहीं, रोज होगा, रोज होता है। अभी उसी दिन आपके एक और मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर वह खाट बिछाकर लेट गया था। विश्वनाथ, मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। पड़ोसी, तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों हैं? यदि मेहमान बुलाने हो तो बड़ा सा मकान लो। विश्वनाथ, यह भी आपने खूब कहा कि इतने मेहमान क्यों आते हैं। अरे भाई, मेहमानों को क्या मैं बुलाता हूँ? खैर, आज क्षमा करें, अब आगे ऐसा नहीं होगा। पड़ोसी, कहाँ तक कोई क्षमा करे? क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद कर ली, क्षमा।
चला जाता है। दोनों अतिथि आते हैं। दोनों, क्या बात है विश्वनाथ? कुछ नहीं, आप धोतियाँ छद्दे पर सुखा दें। नन्हेमल, ले बाबू डाल तो दे, और ला बीड़ी निकाल। बाबूलाल, मेरी जेब से ले लो। धोतियाँ लेकर चला जाता है। नन्हेमल, सचमुच हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ। बैठकर बीड़ी सुलगाता है। भैया जरा सा पानी और पिला, उफ बड़ी गर्मी है। हाँ साहब, खाने में क्या देरदार है। बात यह है कि नींद बड़े ज़ोर से आ रही है। विश्वनाथ, देखिए मैं आपसे एक दो बात पूछना चाहता हूँ। नन्हेमल, हाँ हाँ पूछिए, मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं। बाबूलाल आता है। विश्वनाथ, जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए। नन्हेमल, तो क्या हर्ज है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा भी है। बाबूलाल, लाल भानामल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे। नन्हेमल, अरे दूर क्यों जाते हो, अभी पिछले साल आप नजीबाबाद गए थे। विश्वनाथ, हाँ पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। नन्हेमल, हाँ सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। बाबूलाल, आपकी आटे की मिल है, क्या कहने हैं उनके, बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। विश्वनाथ, पर उनका तो प्रेस है। नन्हेमल, प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है। अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। बाबूलाल, अगले महीने खुल जाएगी। हाँ भैया, पानी ले आओ। आए, लो चाचा पहले तुम पी लो। विश्वनाथ, तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी तो नहीं लाए हैं? दोनों शक पकाकर, चिट्ठी विट्ठी तो नहीं लाए हैं। नन्हेमल, संपतराम ने कहा कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहाँ कृष्ण गली में वे रहते हैं। विश्वनाथ, पर कृष्ण गली तो यहाँ 6 है, कौन सी गली में बताया था? नन्हेमल, 6 है, बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो यह मालूम नहीं है, शायद बताया हो, याद नहीं रहा। विश्वनाथ खींच कर, जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम तो बताया होगा। बाबूलाल, क्या नाम था चाचा? नन्हेमल, नाम तो याद नहीं आता, जरा ठहरिए सोच लूँ। बाबूलाल, अरे चाचा, कविराज या कभी बताया था, मैं उस समय नहीं था, सामान लेने चला गया था, तुम्ही ने रेल में बताया था। नन्हेमल, हाँ साहब, कविराज बताया था, आप तो बेकार में शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़े ही हैं। बाबूलाल, चोर छिपे थोड़े ही रहते हैं पंडित जी, क्या बताएं, हमारे घर चलकर देख लें तो पता लगेगा कि हम भी। नन्हेमल, चुप, एक बीड़ी और निकाल बाबू। बाबूलाल, यह लो। विश्वनाथ, लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूँ। दोनों चिल्लाकर, तो कब ही बताया होगा साहब। नन्हेमल, हमें याद नहीं आ रहा, हमें तो जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए, नीचे आवाज़ लगाई और आप मिल गए, ऊपर चढ़ आए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाएं, फिर सोचा घर के ही तो हैं, चलो घर चलें। विश्वनाथ, जिनके यहाँ आपको जाना था वह काम क्या करते हैं? नन्हेमल, काम, क्या काम बताया था बाबू? बाबूलाल, मेरे सामने तो कोई बात नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था, आप तो पंडित जी शायद वैद्य हैं। नन्हेमल, हाँ याद आया, बताया था वैद्य हैं। विश्वनाथ, पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ। प्रमोद, पिछली गली में एक कविराज वैद्य रहते हैं। विश्वनाथ, हाँ हाँ ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? दोनों उठकर, अरे हाँ वही तो कविराज रामलाल। विश्वनाथ, शायद वह उधर के हैं भी। नन्हेमल, ठीक है साहब, ठीक है, वही हैं, मैं भी सोच रहा था कि आप न संपतराम को जानते हैं न जगदीश प्रसाद को, प्रमोद से कहा है उन कविराज का घर। विश्वनाथ, जाओ इन्हें उनका मकान बता दो, मैं भीतर हो आऊँ। दोनों, चलो जल्दी चलो भैया। अच्छा साहब, राम राम। विश्वनाथ भीतर से ही, राम राम। रेवती, अब जान में जान आई, हाय
सिर फटा जा रहा है। नीचे से आवाज़ आती है, नेपथ्य में, भले आदमी जाने कहाँ मकान लिया है। ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। रेवती फिर अरे प्रसन्न होकर, अरे भैया हैं, आओ, तुमने तो खबर भी न दी। आगंतुक रेवती दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से। पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूँ, क्या मेरा तार नहीं मिला? विश्वनाथ नहीं तो कब तार दिया? आगंतुक कल ही तो झांसी से दिया था, सोचता था कि ठीक समय पर मिल जाएगा। ओह, बड़ी परेशानी हुई। रेवती लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती हूँ। अरे प्रमोद, जा जल्दी से बर्फ़ तो ला, मामा जी को ठंडा पानी पिला, और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो। आगंतुक भाई बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो मैं भी ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो न जाने कहीं होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं ज़रा नहाना चाहता हूँ। विश्वनाथ हाँ हाँ अवश्य, सामने चले जाइए। आगंतुक एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाऊं, शायद रात को आप लोगों को कष्ट हो। रेवती ऐसा क्यों सोचते हो? कष्ट काहे का, यह तो हम लोगों का कर्तव्य था। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। आगंतुक भाई देखो, इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊँगा, वैसे मुझे भूख भी नहीं है। रेवती जाती हुई लौटकर, कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। आगंतुक इतनी गर्मी में रहने दो न। विश्वनाथ तुम नहाने तो जाओ। आगंतुक जाता है रेवती से, कहो अब। रेवती अब क्या, मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। तो इसी के साथ यह एकांकी समाप्त होती है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह एकांकी आपको कैसी रही, और यदि आप उदय शंकर भट्ट जी के इस एकांकी को पसंद करते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको सभी लेखक एवं लेखकों के कहानियों और एकांकी